विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। तो हमारा चैप्टर चल रहा है राइट टू प्राइवेट डिफेंस और उसके अंदर हम सेक्शन 37 तक पूरा कर चुके हैं। उसके अंदर हमने देखा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब अराइज होता है और कौन कौन उसको अवेल कर सकता है, किन किन परिस्थितियों में नहीं कर सकता, और राइट टू डिफेंस के लिए किसको प्रूव करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं सेक्शन 38 के ऊपर। अभी तक हमने देखा था कि जितना सामने से हमें एप्रीहेंशन है, खतरा है, डर है, जिस तरह का, उसी अनुरूप में, उसी अनुपात के अंदर, उसी रेशियो के अंदर हम राइट टू डिफेंस को अप्लाई करेंगे। हार्ड एंड फास्ट कोई रूल तो नहीं है और ऐसा भी कैलकुलेटेड हम नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी उससे एक्सीड नहीं करेंगे। तो इसका मकसद क्या है? हमारा मकसद पनिश करना नहीं है सामने वाले को, हमारा मकसद है अपना बचाव करना। पनिशमेंट के लिए अथॉरिटीज़ हैं, हम उनको संपर्क करेंगे एंड दे विल डू जस्टिस। तो यहाँ पर हम 38 देख रहे हैं कि कहाँ पर आपको अधिकार है कि यू कैन मर्डर अ मैन, यू कैन किल अ मैन, आप मार भी सकते हो। तो किन परिस्थितियों में मार सकते हो, ये देखने वाली बात है। लेकिन वो परिस्थिति कैसी होनी चाहिए? राइट टू डिफेंस के अंदर ही होनी चाहिए। अदरवाइज राइट टू डिफेंस को अवेल ना करते हुए आप किसी को मारोगे तो मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा, इट विल बी एन ऑफेंस। तो अब देखो इसको 38 को, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37, ये हम पढ़ चुके हैं 37, और 37 को हमने ऑनर भी करना है। टू द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ, वॉलेंट्री कि मैं उसको मारना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर किसी को जान से मारना, लेकिन वो कारण तो वो खुद पैदा कर रहा है ना, तो उस वजह से मैं मार रहा हूं। तो और एनी अदर हार्म टू द असेलेंट इफ ऑफेंस विच ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट बी ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर इन इन्यूमरेटेड। इनमें से यदि ऐसा कोई अपराध करता है, ऐसा कोई ऑफेंस करता है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को अवेल करते हुए यू कैन इवन किल हिम, आप उसको मार भी सकते हो, आप उसकी मृत्यु तक कर सकते हो। तो देखते हैं पहला क्या कहता है। ए है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट, कि यदि आपने इंटरवेन नहीं किया, यदि आपने बीच में नहीं रोका, यदि आपने हस्तक्षेप नहीं किया, तो आपकी मौत निश्चित है। इस बात को आकांक्षा नहीं, इस बात का भय, और पूरी तरह से सही भय आपके अंदर है। किस तरह का? कि यदि अब एक आदमी गन लेके खड़ा है, आपको पता लग गया कि इसके अंदर बुलेट नहीं है, तो भी क्या आप उसके ऊपर यही अप्लाई करेंगे? या आपको पता है कि ये टॉय गन है, नकली है, तो भी क्या आप अप्लाई करेंगे? नहीं। तो यहाँ क्या है, वो एप्रीहेंशन होना चाहिए। एप्रीहेंशन क्या, वो डर क्या होना चाहिए? वो डर ये होना चाहिए कि यदि आपने इसको नहीं रोका तो आपके प्राण जाने निश्चित है। उस सूरत के अंदर अपना प्राण बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए यू कैन इवन किल दैट मैन। तो वो क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं उसको। और इच्छा क्यों लगा रहे हैं? इच्छा इसलिए लगा रहे हैं अपने बचाव के लिए। तो एवरीबडी हैज़ अ राइट टू सेव हिमसेल्फ, ये हमने देख लिया आर्टिकल 21 के तहत भी, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी, और यहाँ हम पढ़ ही रहे। सेकंड, तो पहला तो हो गया ये एप्रीहेंशन कि भाई यदि मैं इसको नहीं रोकूंगा तो मेरी जान जाएगी, तो अपनी जान बचाएंगे आप। और दूसरा है such an assault as may be reasonably cause the apprehensions that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault, कि उससे ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी। ग्रीवियस हर्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था और इसको आगे भी दोबारा डिस्कस करेंगे। तो ग्रीवियस हर्ट में क्या है? कोई आपका डिफॉर्म हो जाए चेहरा, हड्डियाँ टूट जाए, दांत वाँत टूट जाए, या 20 दिन तक कम से कम आप ऐसी अवस्था में हो कि दिनचर्या जो आपकी डेली परस्यूट के जो काम होते हैं वो भी आप ना कर पाए, तो वो हो गया। और तीसरा, सी एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, यहाँ कोई भी यदि रेप अटेम्प्ट करता है देन ऑल्सो। अब ये हम पढ़ रहे थे, कौन, किसको अधिकार है? जिसके ऊपर रेप हो रहा है उसको या किसी और को भी? तो हमने स्टार्टिंग में देखा था
कि दोनों चीज़ें ओन बॉडी एंड बॉडी ऑफ अदर, ओन प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर, तो दूसरे की भी। तो मान लो मेरी नज़र में कोई किसी का रेप कमिट कर रहा है और मुझे दिख गया वो करते हुए, तो भी मैं भी उस चीज़ के लिए अधिकृत हूँ, आई एम ऑल्सो ऑथराइज्ड कि उसकी इज्जत को बचाने के लिए आई कैन एक्सीड, उस तक, कहाँ तक एक्सीड कर सकता हूँ, टिल हिज डेथ, उसको मारने तक। तो वो खुद भी है, कोई और भी कर सकता है इसके अंदर। तो अब एक सवाल उठता है यहाँ पर, किसी ने रेप कर दिया, रेप करके वो भाग रहा है, आपको पता लग गया, तो भी क्या आप मार सकते हैं? तो हम नहीं मार सकते। तो हम क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि अब वो रेप अटेम्प्ट नहीं रहा, वो रेप हो चुका है, और उसके बाद अब किस चीज़ की बारी है? अब उसको पनिश करने की बारी है। वी आर नॉट द अथॉरिटी टू पनिश हिम। हम तो क्या कर सकते हैं, उसको पकड़कर प्रॉपर अथॉरिटी के हवाले कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यदि कोई रेप करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी बचाने की हो जाती है, उसकी स्वयं की भी, अपने को बचाने की, और दूसरे की भी, उसको बचाने की हो जाती है। तो यहाँ हम उसको मार सकते हैं। तीसरा, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। अननेचुरल लस्ट होता है, अननेचुरल सेक्स भी हो जाए, कुछ और भी ये है, कोई किसी आदमी के साथ ही कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, या आदमी किसी औरत के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आ जाएगी। वो नेचुरल है रेप, ये अननेचुरल है। रेप को भी नेचुरल नहीं कह सकते, मेरा मतलब कहने का है कि एक जो सेक्स है वो नेचुरल तरीके से होता है, अननेचुरल तरीके से होता है, तो उसके अंदर ये कवर हो जाएगा। ठीक है। एंड असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्टिंग, दोनों चीज़ें आ गई। किडनैपिंग के अंदर जो माइनर है उनके लिए किडनैपिंग वर्ड यूज होगा, बड़े के लिए अबडक्शन यूज होगा। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर भी आपको या किसी दूसरे को जो बचाना चाह रहा है उसको पूरा अधिकार है। एफ, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनिंग ए पर्सन, रॉन्गफुल, बिना बात के। अब कोई पुलिस वाला किसी को जेल में डाल रहा है तो थोड़ी हो जाएगा, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है उसके अंदर भी। और दूसरा क्या है कि उसके लिए पब्लिक अथॉरिटीज के पास जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब यू आर कैरिंग मोबाइल फ़ोन विद यू, आपको किसी ने कमरे के अंदर लॉक कर दिया, रेंज भी है, सारी चीज़ें, यू कैन कॉल अप द पुलिस, आप पुलिस को बुला सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, आपने देखा यहाँ एक हथियार पड़ा हुआ है, तो आप इंतज़ार कर रहे कब वो मेरे निशाने पे आए और कब मैं उसको मारूं। तो यहाँ आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज यू आर हैविंग द अवसर अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया, अनेबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटी, कि आपके पास कोई बचाव के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तब आप घिर गए हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। और जी देखो, एन एक्ट थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड, तो ये एसिड बर्न्स के जब केस हुए थे उसके बाद है, क्योंकि एसिड का नतीजा तो बुरा होता ही है, जहाँ भी जलेगा आपके चेहरे को डिफॉर्म कर देगा, काले धब्बे पड़ जाएंगे, अंगों को जला देगा, आँख और नाक वगैरह ये सब अपनी क्षमताएं खो देंगी देखने की, और इन सब की सूंघने की भी खो सकते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, उस बचाव के लिए आप यू कैन एक्सटेंड योर डिफेंस, और आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उस सामने वाले की मौत तक भी पहुँच सकते हैं, उसकी मृत्यु तक भी। तो यहाँ क्लियर हो गया। 37 को आपने ध्यान रखना है। 37 के अंदर हमने पब्लिक अथॉरिटी की उनकी बात की थी, उनके अगेंस्ट ये नहीं है। ठीक है। तो ये किन के अगेंस्ट है? जो इलीगल, जो ऑफेंस कर रहे हैं, जो आपके साथ इस तरह के कृत्य करना चाह रहे हैं, जो हमने जी तक देखे हैं, तो आपके पास पूरा पूरा राइट है अपने आप को बचाने के लिए, यू कैन किल देम। आगे देखो 39, इफ द ऑफेंस नॉट बी ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन 38, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सीड टू वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। 38 के अंदर वी हैव डिफाइंड द सर्कमस्टेंसेस, किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमें पूरा अधिकार है कि हम अपनी जान बचाने के लिए हम किसी की जान ले भी सकते हैं, यदि उन चीज़ों के अंदर, इफ इट फॉल्स विद इन द पैरामीटर ऑफ दोज गिवन फैक्ट्स, उनके अंदर आती है तो। लेकिन बिसाइड दिस, इसके अलावा हम जान नहीं ले सकते किसी की भी, ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। बट डज नॉट एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन
ऑफ 37 तो प्ले में आएगा ही आएगा हर जगह, 37 को तो हमने देखना ही देखना है। टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ टू द असाइलेंट एनी हार्म अदर देन डेथ, तो ये तो सबके लिए हो गया कि 38 में फॉल नहीं कर रहा तो आप डेथ तो कर ही नहीं सकते, किसी को मार तो सकते ही नहीं। लेकिन 37 का भी दे रखा है कि 37 में भी आप डेथ के अलावा भी कोई हार्म 37 में भी नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। 40, कहीं कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप वहीं की वहीं, देन देयर यू कैन आस्क। 40 देखिए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सून एज, कब शुरू होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? किसी ने धमकी दे दी कि तू कल देख, कल तू मिलेगा तो मैं तेरे को जान से मारूंगा। अब उसने धमकी दी थी, वो खुद भूल भी गया, आप सामने हो, तो अब वो कुछ कर ही नहीं रहा, तो राइट ऑफ डिफेंस थोड़ी हो जाएगा। आपने कहा तूने कल धमकी दी थी ना, अब देख तुझे मैं बताता हूँ, और आप कहो कि उसने धमकी दी थी इसलिए मैंने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत इसको पीटा या इसको मारा या इसको जान से मारने की कोशिश की, वो सब गलत है। तो ये क्या कह रहा है कि कब अराइज होगा? तब अराइज होगा एज सून एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट एन ऑफेंस दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड। थ्रेट होना चाहिए और अटेम्प्ट होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, लगे बिल्कुल कि ये ऐसा करने वाला है या कर देगा, तभी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का स्टेप उठाएंगे, अदरवाइज नहीं उठाएंगे। एंड इट कंटिन्यूज, और कब तक रहेगा ये? आपका अधिकार कि आप अपने बचाव के अंदर सामने वाले को मार सकते हैं या उसके ऊपर राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत चोट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक आपका वो डर बरकरार है। जैसे मान लो एक आदमी है, वो आपको मारना चाह रहा है, ठीक है, आप जद्दोजहद कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन पुलिस आपकी मदद के लिए आ जाती है। अब ऐसा नहीं पुलिस मदद के लिए आ जाती है तो वो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को लेते हुए अब उसको मारेंगे आप, क्योंकि आपको पुलिस की सपोर्ट है या आपके घर वालों की सपोर्ट है, किसी और की सपोर्ट है, ऐसा नहीं है। सपोर्ट आ गई, वो सपोर्ट आई किसके लिए? वो आपके बचाव के लिए आई, आपको बचाने के लिए आई है। यहाँ आपको अथॉरिटी नहीं दे रही हो कि आप उसको मार दे सामने वाले को या अब उसको मजा चखाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये जब तक है, जब तक वो डर बना हुआ है, जैसे ही वो डर रिलीज होता है, जैसे ही ये एप्रीहेंशन कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, ये एप्रीहेंशन खत्म हो जाती है, तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं रहता। 41 देखिए, सेम जो हमने पहले देखा था 38 के अंदर, वो 41 के अंदर है। क्या है डिफरेंस? डिफरेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को बचाने के लिए यू कैन एक्सीड अप टू डेथ। तो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड अंडर द रेक्टिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37, उसको ध्यान में रखेंगे, रेगुलर है वो। टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और अटेम्प्टिंग टू कमिट विच occasion the exercise of right be an offense of any description। इनमें से यही ऑफेंस होते हैं, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उस व्यक्ति को मार सकते हो। तो पहला क्या है? रॉबरी, यदि कोई रॉबरी कर रहा है तो। दूसरा हाउस ब्रेकिंग इन नाइट, इन्होंने कह रखा है सूर्यास्त के बारे में और सूर्य उदय से पहले, इसका मतलब रात हो गई, रात में। मिस्चीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए एक्सप्लोजिव या फायर इसका सहारा ले रहा हो वो। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखने की है, वो क्या है कि वो जो है वेसल है, वेसल हम कहेंगे समुद्री जहाज को, टेंट है या बिल्डिंग है, जो भी है, इज यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, आदमी वहाँ रहते हो ये, और एज अ प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी रखने की कस्टडी हो, जैसे माल गोदाम है थानों का, अक्सर फिल्मों में देखा ना, हथियार लूट ले जाते हैं वहाँ के सशस्त्र भंडार से, तो वो भी तो इस तरह की वो होंगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ तक है आपका कि उसको बचाने के लिए आप सामने वाले को मार नहीं सकते हो, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। या कोई आग लगा रहा है तो उस चीज़ से आपको पता है यदि मैं नहीं रोकूंगा तो ये सारी प्रॉपर्टी को आग लगा देगा, तो वहाँ भी आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस सामने वाले को मारने तक जा सकता है। डी देखो, थेफ्ट, मिसचीफ एंड हाउस ट्रेसपास
under any circumstances as may be reasonable cause apprehension that the death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense does not exercise. हथियार बंद है, चोरी करने आए हुए, आपको पता है यदि यहाँ रोका राखी नहीं की गई तो क्या हो जाएगा, रोका राखी ज़्यादा की या और कुछ किया तो ये मार सकते हैं आपको, तो अपनी बचाव के अंदर आप यहाँ भी वो स्टेप ले सकते हैं। तो ये 4 इसके अंदर दिए हुए, ठीक है। आगे देखो 42, इफ द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग ऑफ विच द अटेम्प्ट टू कमिट विच ओकेजन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी theft, mischief or criminal trespass not of any of the descriptions specified in 41, that right does not extend to the voluntary causing of death but does extend, subject to the restrictions specified in section 37, to voluntary causing the wrongdoer any harm other than death। ठीक है, ऊपर हमने डिफाइन कर दिया सेक्शन 41 के अंदर किन किन उसमें प्रॉपर्टी की रक्षा करते हुए हम अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर सकते हैं, सामने वाले की जान तक ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम जान नहीं ले सकते, ये क्लियरली इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, तो हम उसको नुकसान तो पहुंचाएंगे अपने बचाव के लिए, प्रवचन करने से तो मानने वाला नहीं सामने वाला, तो नुकसान कैसा पहुंचाएंगे, वो नुकसान ऐसा पहुंचाएंगे कि उससे उसकी जान ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब 43 देखो, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे हमने देखा ना कब तक रहेगा वो, तो अब देख रहे हैं कमेंसेस व्हेन रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी। कमेंसेस, एक आदमी मशाल ले रखी है और वो लेकर आपके ऊपर वो हमला करने की कोशिश कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को जलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बारिश आ गई, मशाल ही बुझ गई, अब क्या करोगे। तो अब ऐसा नहीं है कि आप अब उसको ये कहते हुए कि भाई ये प्रॉपर्टी को जला सकता था, ये कर सकता था, वो उसका कोई सोर्स ही नहीं है, जलाएगा कैसे। तो अब आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते कि उसको मार ही डालो। ये तो अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यू, और जब तक वो चोरी कर रहा है, जब वो छोड़ के ही भाग गया तो भी नहीं है। ऑफेंडर हैज इफेक्ट द रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, ईदर द असिस्टेंट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ऑब्टेन और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। वो फेंक के चला गया, जो चीज़ वो आपके यहाँ से चुरा के जा रहा था, आपने उसको पीछा किया, उसने वो चीज़ें फेंकी, छोड़ी और चला गया। तो या कोई पुलिस की, आपने उसको पकड़ रखा है और उसकी पिटाई कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अथॉरिटी आ गई तो क्या है, आपने हैंड ओवर कर देना है उसको। तो भी आप कितना करोगे, रीजनेबल, जितना उसको रोके भर रखने के लिए ज़रूरी है। ये नहीं है आप उसको पनिशमेंट करोगे, वहीं फैसला करोगे, ला तेरे को हम बताते हैं चोरी कैसे की जाती है। तो यहाँ आपने उतना ही मेजर लेना है जितना सफिशिएंट है। एंड डी देखो, ऐसे ये रॉबरी के अंदर है, जब तक वो डर बना रहेगा तब तक है। डी क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यूस है, तब तक रहेगा। और ई अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास विच हैज बिगन बाय द हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूस। जब तक वो घर के अंदर है, घर से बाहर ही निकल गया, आप कुछ लेके ही नहीं गए तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये है। तो कुल मिला के यहाँ तक हमने देखा कि वो जो डिफेंस है ये आपको आपकी जान बचाने का एक पैमाना है, आपकी जान बचाने का एक तरीका है। आपकी जान बचाने, जान लेने का नहीं है, जानबूझकर किसी की जान आपने नहीं लेनी और ना आपने एक्सीड करना है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ बचाव करना है, ना आपने पनिश करना है, ना सामने वाले को दंडित करना है और ना सजा देनी है। इस तरह के भाव लेके आपने नहीं करना। तो इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, द डिफेंडर be so situated that he cannot effectually exercise the right without the risk of harm to the innocent, to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk। तो इसको आप समझ लो, ये इस तरह से है कि आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, लेकिन सामने जब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्टिवेट कर रहे हो तो उस समय ऐसा भी है कि सामने कोई इनोसेंट पर्सन भी उसकी लपेट में आ सकता है, चपेट के अंदर आ सकता है। तो भी
अपनी जान तो सबके लिए कीमती है, आप अपनी जान की बचाव करोगे, लेकिन बी केयरफुल, नेग्लिजेंट नहीं, जानबूझकर नहीं। ये कि इस दौरान ऐसा कुछ हो जाता है तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंदर ही आएगा। उसके लिए यू विल नॉट बी पनिश्ड, क्योंकि आपने ना तो जानबूझ के किया है, ना आपने किसी इरादे से किया है, ना आपने दुर्भावना में किया है। इट वॉज मियर एन एक्सीडेंट टू सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। इलस्ट्रेशन देखिए इसके अंदर, ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, he cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A committed no offense if by so firing he harms any of the children. तमाशबीर होते हैं ना, हर जगह तमाशा देखने वाले होते हैं। ब्याह शादी में आपने देखा होगा कि दूल्हे के भाई ने चलाई गोली, लग गई किसी को, इस बात पे हुआ झगड़ा, बीच बचाव करने वाला मारा गया। ये सब क्या है? ये सब ये है, हमें आदत है, हमें टाइम पास करने की आदत है, तमाशा देखने की आदत है, दूसरों की लड़ाई के अंदर आनंद लेने की आदत है। तो ऐसे ही मान लो एक भीड़ ने अटैक किया, और उस भीड़ के साथ साथ कौन है? कुछ मनचले बच्चे भी हैं, वो वैसे ही, उनका कोई इरादा नहीं है ना आप पे आक्रमण करने का ना और कुछ है, तो भी अपने आप को बचाने के लिए यदि आप फायर करते हो और उनमें किसी की डेथ हो जाती है, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। तो यहाँ तक हमने डिफेंस का पढ़ा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ कहाँ तक है। प्राइवेट इसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी अभी तक पहुँची नहीं है, तब तक ये है। जब पब्लिक अथॉरिटी यानी कि पुलिस या और कोई अथॉरिटी पहुँच जाती है आपकी मदद के लिए, तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। तो प्राइवेट डिफेंस आपकी जान की सुरक्षा के लिए आपको अधिकृत किया गया है संविधान ने भी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन आर्टिकल 21, और ये सेक्शंस हमने पढ़े। तो इसके बाद यहाँ पर हमने चैप्टर 3 वी हैव कंप्लीटेड। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं, उन पहले आप देखो ना, सबसे पहले जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस आता है तो आप पहले 37 को एक्टिवेट करो, 37। उसके बाद आप कब कर सकते हैं, डेथ किस में कॉज कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शंस दिए होंगे उनके अंदर। और यदि इनके अलावा है तो उसमें आप डेथ नहीं कर सकते। उसके अंदर क्या है, उतना ही आप उस पर अप्लाई करेंगे फोर्स, उतनी ही मारपीट करेंगे जितनी ज़रूरी है, बस उसको रोकने भर के लिए। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि यू आर नॉट द अथॉरिटी टू पनिश। आप उसको ये नहीं है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को छूने की, अब देख मैं तेरा हाथ ही तोड़ देता हूँ, ये सीधे सीधे एक्सीड कर रहे हो आप। उसने ऐसा किया है तो उतना है भर, जितने भर से ठीक है आपका बचाव हो जाए। ये है, आपने उसको जताना नहीं है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर ली मुझको हाथ लगा के, अब तू देख तेरा नतीजा क्या होता है, तेरे को मैं क्या बनाता हूँ। ये सब नहीं है, सिर्फ जस्टिफाइड ओनली, जितना सिर्फ आपके बचाव के लिए जरूरी है इतना बात, ठीक है? तो यहाँ हम इसको कंप्लीट करते हैं। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।